वेलकम टू ओके लीगल हेल्प। आज हम लोग समरी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। इसमें ये है, आज के सीजन में बात करेंगे हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। आज इसको समराइज़ करके बताते हैं जो भी इसमें मेन पॉइंट्स हैं। इसमें इसका मेन पर्पस क्या था ह्यूमन राइट्स का। इसका मेन पर्पस था फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके लिए क्या करेगा, ह्यूमन राइट्स कोर्ट इस्टेब्लिश करेगा, उसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ताकि ह्यूमन राइट्स को बेटर प्रोटेक्ट कर सके, बेटर प्रोटेक्शन दे सके। और इसका जो सेक्शन 1 है वो इसके नाम के बारे में बात करता है कि इसका द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 नेम होगा और इसका एक्सटेंट होगा होल ऑफ इंडिया। और सेकेंड सेक्शन में ये डेफिनेशन के बारे में बात करता है कि इसमें ये डेफिनेशन, ये चेयरपर्सन होता है, ये चीफ कमिश्नर है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, ठीक, नेशनल कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ऐसे ही उसमें डेफिनेशंस दिए गए हैं, उसको देख लीजिएगा। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्दर नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और स्टेट कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सेक्शन 3 से 11 तक इसमें दिया गया है और स्टेट कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसमें सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 29 तक दिया हुआ है। इसमें पहला पॉइंट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कौन कौन पर्सन होता है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए। और जो वुमेन है उसका मतलब जो एक मेंबर है उसमें का कम उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स का। वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी और इसमें भी एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। और इसमें कितना होता है, एक चेयरमैन होते हैं और 2 मेंबर्स होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में। और जो चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन कौन हो सकता है, या फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या फिर वो जज हो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक, या फिर और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में कौन होगा, चीफ जस्टिस हो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट। अब मेंबर कौन बन सकता है, या फिर वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, ठीक। और इसमें स्टेट कमीशन में कौन बन सकता है, जज ऑफ हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट जज हो। और डिस्ट्रिक्ट जज का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कम से कम 7 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और इसमें जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, कमीशन में प्रेसिडेंट बाय वारंट अपॉइंट करता है चेयरपर्सन और मेंबर को। और स्टेट कमीशन में कौन करता है, गवर्नर बाय वारंट करता है। और इसमें कमिटी में जो मेन चेयरपर्सन होगा, ठीक, जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है और इसमें चीफ मिनिस्टर होता है। अब मेंबर कौन कौन होता है, मेंबर इसमें होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, होम मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और इसमें स्टेट कमीशन में कौन कौन होता है मेंबर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जो होते हैं उसमें, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब इसका एक कमेटी बनाई जाती है, चेयरपर्सन और मेंबर उस कमेटी के चेयरपर्सन और मेंबर हैं ये सब, जो कि अपॉइंट करते हैं किसको, चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ कमीशंस को। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसमें रिज़ाइन कैसे करेगा। जिसको रिज़ाइन करना वो क्या करेगा, नोटिस द्वारा प्रेसिडेंट को दे देगा कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं, और स्टेट कमीशन में किसको देगा, गवर्नर को देगा। और रिमूवल कैसे होता है, रिमूवल देखिए 2 तरीके हैं इसके। पहला ये है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी बाय द सुप्रीम कोर्ट, दोनों केसेस में, चाहे कमीशन हो चाहे स्टेट कमीशन हो। और रिमूवल अगर वो इंसॉल्वेंट, इंगेज आउट ऑफिस मतलब कि अपने ड्यूटी से बाहर भी किसी और वर्क में इंगेज है तब, या फिर अनफिट है ड्यू टू इंफॉर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड, अनसाउंड है, कन्विक्टेड एंड सेंटेंस है, इस केस में क्या होता है उसको रिमूव किया जा सकता है। चाहे वो नेशनल कमीशन की बात किया हो या फिर स्टेट कमीशन की बात करें, दोनों में सेम है रिमूवल का प्रोसेस। और टर्म क्या है, टर्म देखिए, टर्म भी दोनों में सेम है। चेयरपर्सन के लिए है 3 इयर्स और 70 इयर्स, मतलब कि 3 साल का देखिए जनरल वो होता है, टर्म होता है, लेकिन 70 ईयर उस पर्सन का एज है। जो भी सबसे पहले होगा वही उसी टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगा उसका टर्म, और वो रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होगा। और जो मेंबर है, मेंबर कितने साल के लिए उसका टर्म है, 3 इयर्स के लिए। अब मेंबर कब चेयरपर्सन बन सकता है, वो तब बन सकता है जब चेयरपर्सन डेथ हो गया हो या फिर रिज़ाइन कर दिया हो या फिर लीव हो, उसका लीव चल रहा हो या फिर कोई और भी रीज़न हो। अगर कमीशन की बात करें तो वहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसी मेंबर को एज ए चेयरमैन। अगर स्टेट कमीशन की बात करें तो वहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करता है किसी मेंबर को एज ए चेयरमैन। और टर्म्स एंड कंडीशंस, अब नेक्स्ट चलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सैलरी एंड अलाउंसेस। इनकी सैलरी और अलाउंसेस कौन तय करता है, इसमें गवर्नमेंट तय करती है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स को, अदर स्टाफ कौन होगा, देखिए जो इसमें
मीन जो रैंक ऑफ सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट होगा, वो कैसे ट्रीट करेगा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ कमीशन की तरह ट्रीट करेगा। इन द नेशनल कमीशन सेक्रेटरी जनरल की तरह, और स्टेट कमीशन में भी सेक्रेटरी जनरल की तरह। लेकिन कौन सा है, रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, वो रेस्पेक्टिव कमीशंस के क्या होते हैं, सेक्रेटरी जनरल होते हैं। और यहाँ पे जो पुलिस एंड इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है वो कौन होगा, नेशनल कमीशन के में डीजीपी होता है, और स्टेट कमीशन में कौन होता है, आईजीपी। डीजीपी बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और आईजीपी कौन होता है, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस, या फिर किसी अदर पर्सन को भी एज कंसर्न उन लोग रख सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ में। अब इसमें ह्यूमन राइट्स कोड, ह्यूमन राइट्स कोड कॉन्स्टिट्यूट हुआ सेक्शन 30 में और 31 में। 30 कॉन्स्टिट्यूट करता है ह्यूमन राइट्स कोड को। इसमें ये है, ये इस पर्पज़ से किया गया ताकि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब हो उसका एक स्पीडी ट्रायल हो सके, ठीक। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उससे कंसल्ट करके स्पेसिफाई करेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ सेशन ह्यूमन राइट्स कोर्ट होंगे, ठीक। और इसमें ये भी है कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक, वो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या फिर एडवोकेट जिसका 7 साल का एक्सपीरियंस हो काम करने का, उसको कैसे करेगा, उसको एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगा। तो ये होता है ह्यूमन राइट्स कोर्ट के बारे में। आगे चलते हैं कि इसमें प्रोसीजर क्या फॉलो होगी, मतलब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए प्रोसीजर क्या फॉलो होगी। सबसे पहले जब कंप्लेंट आती है तो कमीशन क्या करेगा, उसको रिपोर्ट करेगा उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर कोई भी उसका अथॉरिटी या सबऑर्डिनेट हो इस गवर्नमेंट का, ठीक, जो कि कंप्लेंट में इंक्वायर करेगा फॉर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब जब इंक्वायरी हो जाती है कंप्लेंट की, या फिर ड्यूरिंग और आफ्टर इंक्वायरी क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल, इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा कमीशन को कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ है, ठीक, नेग्लिजेंस हुआ है, इन प्रिवेंशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की प्रिवेंट नहीं कर पाए हैं, ठीक, या फिर अबेंडमेंट वाइज पब्लिक सर्वेंट हुआ, वो जितने भी हैं वो सब डिस्क्लोज करेगा कमीशन को। अब क्या करेगा, कमीशन जो है वो रिकमेंड करेगा कंसर्न्ड गवर्नमेंट और अथॉरिटी को, इसके लिए करेगा कि वो कंपनसेशन या डैमेज दें, कंप्लेनेंट को दें, या फिर कोई विक्टिम है या फिर विक्टिम का कोई फैमिली मेम्बर है उसको कंपनसेशन और डैमेज दे। और अगर प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा तो फर्दर इनिशिएटिव लेगा प्रोसीडिंग्स को फर्दर मूव करने के लिए, या फिर फर्दर एक्शन की जरूरत पड़े तो वो भी लेगा। और अगर उसको किसी डायरेक्शन की जरूरत पड़े तो किसी सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी हाई कोर्ट में अप्रोच करेगा फॉर सीकिंग सच डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट। या फिर क्या करेगा, वो रिकमेंड करेगा कंसर्न्ड गवर्नमेंट और अथॉरिटी को अगर इमीडिएट इंटरिम रिलीफ की ज़रूरत पड़ेगी तो। और इसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी होती है वो क्या करेगा, पिटिशनर या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको उसकी कॉपी दे देगा। और ये क्या करेगा, जो अब ये कॉपी जो इंक्वायरी रिपोर्ट की दे रहा है पिटिशनर रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट की, उसकी एक कॉपी अलॉन्ग विथ रिकमेंडेशन, मतलब जो भी कमीशन रिकमेंडेशन देना चाहता है कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी को, उसको इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी साथ में जमा कर देगा ताकि उसकी कमेंट पा सके कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी की इसके ऊपर। अब फिर क्या करेगा, इंक्वायरी रिपोर्ट को कमेंट के साथ पब्लिश कर देगा, और कमीशन क्या क्या एक्शन लिया है वो भी, और क्या क्या एक्शन प्रपोज किया था गवर्नमेंट को वो भी उसमें मेंशन करेगा पब्लिश करते वक्त। अगर ये तो नॉर्मल था, ठीक। लेकिन अगर ये आर्म फोर्सेस की बात करें, इन केस ऑफ आर्म फोर्सेस, उस केस में कैसे मूव होगा, उसमें ये होगा कि कमीशन खुद की मोशन से, या फिर अगर कोई पिटीशन फाइल किया तो पिटीशन के रिसिप्ट के बाद क्या करेगा वो, इसके लिए देखिए जैसे ही रिपोर्ट आती है ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन के लिए रिपोर्ट सीख करने के लिए गवर्नमेंट को देता है। पहले क्या करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर उसके सबऑर्डिनेट को भी देता था, लेकिन इसमें क्या करेगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। और क्या करेगा, फिर उसको फर्दर जो कंप्लेंट है उसके साथ प्रोसीड करेगा फर्दर, और क्या करेगा, गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा। अब इसमें जो गवर्नमेंट है अगर रिकमेंड कर रहा है गवर्नमेंट को, तो जो एक्शन लेगा गवर्नमेंट वो कितने महीने के अंदर क्या क्या एक्शन लिया है वो सब कमीशन को बताएगा विदिन 3 मंथ्स। अब जो कमीशन है इसका जो रिकमेंडेशन था, अपने रिपोर्ट को विथ रिकमेंडेशन उसको पब्लिश करेगा, और जो रिपोर्ट है उसको किसको देगा, जो पिटिशनर और रिप्रेजेंटेटिव है उसको एक कॉपी दे देगा। और इसमें फर्दर ये था आपका प्रोसेस यहाँ तक का। अब इसमें एक बात और आती है
अब यहाँ पे इंक्वायरी भी हो गया, अब स्टेप्स भी इंक्वायरी हो गया। आर्म फोर्सेस में कैसे होता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स, ड्यूरिंग और आफ्टर इंक्वायरी क्या प्रोसेस फॉलो होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, और इसमें फर्दर पॉइंट है रिपोर्ट जमा करने की। तो जो इसमें कमीशन है वो अपना एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट किसको देगी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को देगी, ताकि वो अपने रेस्पेक्टिव पार्लियामेंट, सेंट्रल की बात हो तो पार्लियामेंट में अपना ये रिपोर्ट जमा करेगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में अपना रेस्पेक्टिवली जमा करेगा, अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम कि वो क्या क्या एक्शन लिए हैं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्या क्या वो गवर्नमेंट को प्रपोज किए थे कि ये एक्शन लें, ये कंपनसेशन दें, ये डैमेज दें, या फिर ये फर्दर एक्शन लें, वो सारे चीज़ उसमें बता के जमा किया जाएगा। अब इसमें अब फाइनेंस और अकाउंट्स और ऑडिट की भी बात आती है। तो जो कमीशन है, ठीक, अब स्टेट कमीशन भी है, नेशनल कमीशन भी है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, अपने रेस्पेक्टिव कमीशन को पे करेंगे, ठीक, थ्रू ग्रांट्स के नाम पे वो पे करते हैं, ताकि एक्ट के पर्पस को फुलफिल कर सकें। और जब अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे जितने भी सम्स हैं उसको भी ग्रांट के थ्रू देते हैं, पे करते हैं रेस्पेक्टिव कमीशंस को। अब इसमें जो अकाउंट है, अपने रेस्पेक्टिव कमीशंस के अकाउंट, प्रॉपर अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, जितने भी स्टेटमेंट तैयार करने थे पूरे अकाउंटिंग वाले, वो सारा कुछ प्रिपेयर करेंगे। कमीशन भी प्रिपेयर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, और वो प्रिपेयर करके किसके कंसल्टेशन से करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कंसल्टेशन से। अब इसमें जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इसमें जो अकाउंट मेंटेन है इसके कंसल्टेशन से कर रहे हैं, पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अकाउंट को ऑडिट भी करेगा, खुद करेगा या फिर अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा, जिसको सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे जो कि सीएजी को होता है फॉर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन। अब इसको परफॉर्म करते वक्त ऑडिटिंग, अकाउंटिंग के मेंटेन, जो भी कंसल्टेशन और ऑडिट करते वक्त जितना एक्सपेंडिचर होता है सीएजी का, उसको कमीशन पे करेगी, ठीक। अब इसमें आता है लास्ट सेक्शन, जो लास्ट पार्ट है इसका, मिसलेनियस पार्ट। ये सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 43 तक है, ये लास्ट पार्ट है। इसमें कमीशन क्या करेगी, जो नेशनल कमीशन है वो स्टेट के पेंडिंग मैटर्स में इंक्वायर नहीं करेगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, चाहे नेशनल कमीशन है या फिर स्टेट कमीशन है, वो 1 साल बीत जाने के बाद वो इंक्वायर नहीं करेगी, मतलब कुछ भी ह्यूमन राइट्स वो 1 साल बीतने के बाद उस मैटर में इंक्वायर नहीं करेगी। और इसमें क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि कोई 1-2 और, मतलब 1 और मोर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, पुलिस ऑफिसर्स, जो कि पुलिस ऑफिसर की जो टीम तैयार की जाती है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी, अगर उसको ज़रूरत पड़े तो, उसको लगता है कि जो एक ज़रूरत है और भी इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाने की, तो बना सकता है गवर्नमेंट। और अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, या फिर कोई नेशनल कमीशन हो गया या फिर स्टेट कमीशन हो गया, जब ये कोई भी एक्शन गुड फेथ में लेते हैं, ठीक, तो इनके अगेंस्ट कोई भी सूट और कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं किया जाता। ठीक, अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, देखिए अब जो जितने मेंबर्स, ऑफिसर्स, चेयरपर्सन, जितने भी हम लोग देख रहे थे कमीशंस के, जो जो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म्स कर रहे हैं, वो जितने भी होंगे क्या होंगे, एक पब्लिक सर्वेंट की तरह उनको माना जाएगा। और इसमें जो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, इसके प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, बेटर परफॉर्म करने के लिए रूल्स बना सकते हैं, टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। आज जो रूल्स ये बना रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाता है, वो कैसे हो सकते हैं, वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर हो सकते हैं, ठीक। अब इसमें जो कमीशन है, ठीक, कमीशन के पास पावर है, पावर टू मेक रेगुलेशंस, और जो गवर्नमेंट के पास पावर होती है वो क्या पावर होती है, टू रिमूव डिफिकल्टीज। ये होता है आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, ठीक। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो यहाँ पे सेशन खत्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट का। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट समरी सीरीज में।